देख सकते हैं कि 100 में से 50 तो होता है 50% और 200 में से 90 45% होता है। अरे कहो रे बेटा, परसेंटेज में कमी आ गई। बेटा मामला प्रोडक्टिविटी पर है। हमने जीपीपी एनपीपी की चर्चा की थी, लेकिन आज समझना बाकी है कि क्या है जीपीपी, क्या है एनपीपी। आओ बेटा हो जाए, पढ़ लो पढ़। ये रहे यूनिट एरिया के प्रोड्यूसर। बस बेटा अब हंसी मजाक सब बंद, चुप और चाप, कंसंट्रेट हो जाइए इधर। पिन ड्रॉप क्लास में कोई आपस में कुसर फुसर कुछ नहीं बेटा। इधर जितने टाइम पढ़े अच्छे से पढ़े बेटा। हर बार एक ही ट्री हो जरूरी नहीं है। अरे ये अगर ग्रासलैंड है तो नंबर ज्यादा होगा, अगर फाइटोप्लैंक्टन है तो उससे ज्यादा होगा, अगर फॉरेस्ट है तो ट्री का नंबर भी ज्यादा होगा, और ट्री इकोसिस्टम है तो एक भी होगा। मैंने तो कहा T1 है। अब चाहे इसे आप ग्रास मानो, चाहे आप फाइटोप्लैंक्टन मानो, चाहे फॉरेस्ट मानो, चाहे एक ट्री मानो, मैंने तो T1 कह दिया। यूनिट एरिया के प्रोड्यूसर है ना बेटा। सन से आने वाली लाइट पूरी तरह से हमारी अर्थ सरफेस पे नहीं पहुंच पाती। अरे 1/4 बीच में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, 1/4 बीच में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, 1/4 बीच में ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, अराउंड हाफ। समझते नहीं है बात को। दो मिनट पंखा नहीं चले तो कुछ हो जाए, मतलब पढ़ाई के मामले में सब भूल जाया करो, बिल्कुल खो जाया करो बेटा, बिल्कुल दीवानों की तरह, है ना। तो सन से आने वाली लाइट 1/4 बीच में रिफ्लेक्ट, 1/4 बीच में एब्जॉर्ब, अराउंड हाफ हमारी अर्थ सरफेस पे पहुंच पाती है, जिसे आप ISR के नाम से पुकारते हैं। ISR का मीनिंग होता है इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। बताओ बेटा, क्या ISR टोटल सनलाइट है? 1/4 बीच में ही एब्जॉर्ब, 1/4 बीच में ही रिफ्लेक्ट, अराउंड हाफ। और इस ISR को यूज करके फोटोसिंथेसिस किया जा रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसी ISR को यूज किया जा रहा है। और अब यूनिट टाइम में जितना टोटल जितना टोटल बन गया, उसी को आप जीपीपी के नाम से पुकारते हैं। बेटा खर्चा एक भी नहीं देखा है अभी बात सिर्फ टोटल की हो रही है। पहले आने दो फिर करेंगे खर्च। अगर यहां पर ऐसा कह दिया जाए तो कोई गलत नहीं। यूनिट टाइम यूनिट एरिया का टोटल फोटोसिंथेसिस है जीपीपी। यूनिट टाइम यूनिट एरिया का टोटल ऑर्गेनिक फूड फॉर्मेशन है जीपीपी। यूनिट टाइम यूनिट एरिया का टोटल एनर्जी फिक्सेशन है जीपीपी। पहुंच पा रहा है? अब ये तो है टोटल, लेकिन बेटा यहां से यहां तक अभी जो बायोमास उपलब्ध है, ऑलरेडी उपलब्ध है, वो भी तो अपने आप को मेंटेन करने का खर्चा करेगा यार। नया नहीं बनाया अभी जो ऑलरेडी उपलब्ध है उसने जो खर्चा किया है, उस खर्चे को आप रेस्पिरेटरी लॉस के नाम से पुकारते हो। कौन सा लॉस? और रेस्पिरेटरी लॉस जब जीपीपी से निकल गया, टोटल को क्या कहा था? उसमें से क्या हटा दिया? जब आर को उसमें से हटा दिया
तो जो बच गया उसे आप किस नाम से पुकारेंगे? एनपीपी इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर। अरे जीपीपी इक्वल्स टू एनपीपी प्लस आर। गजब बेटा, बहुत बढ़िया। इसका मतलब अब यहां पर क्या बचा है? एनपीपी। जीपीपी में से क्या चला गया? अब क्या बचा है? नया बायोमास बन गया क्या? अब बनेगा। अब बनेगा किसमें से? जीपीपी में से कि एनपीपी? एनपीपी में से, क्योंकि जीपीपी अब उपलब्ध। अरे पहुंच रहा कि नहीं यार? अगर आपसे कोई पूछे कि रेट ऑफ न्यू बायोमास फॉर्मेशन जीपीपी या एनपीपी? एनपीपी। रेट ऑफ न्यू बायोमास फॉर्मेशन क्या है? एनपीपी। यहां तक पहुंचा कि नहीं? चलो कुछ डेटा यहां लिखते हैं। किसमें खर्च हुआ? जो ऑलरेडी उपलब्ध बायोमास है उसको मेंटेन करने के लिए भी खर्चा होगा, वो रेस्पिरेटरी लॉस बोला गया है। नया बनाने के लिए अब एनपीपी से जाएगा। चलो मैं कुछ डेटा लेता हूं ताकि बात समझ में आ जाए, और हल्का जोर लगाना पड़े तो लगा लेना। मान लीजिए जीपीपी 100 किलो कैलोरी है। 100। प्रोड्यूसर अपनी टोटल एनर्जी का कितना रेस्पिरेशन में लगाते हैं? 20%। पढ़ा है हमने यार। कितना बचा रे? तो एनपीपी कितना? क्या नया बन गया क्या? अब बनेगा 100 में से कि 80 में से? ये क्लियर है कि नहीं है? जीपीपी कितना? रेस्पिरेशन कितना? कितना बचा? ये 80 क्या है? एनपीपी। नहीं है क्या? नया बन गया क्या? अब बनेगा 100 में से कि 80 में से? और जब नया बन के तैयार होता है तो वो 10 के बराबर होता है, क्योंकि 70 मेटाबॉलिक लॉस होता है। ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा बेटा? किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर आई हुई टोटल एनर्जी का 10% ही नया बायोमास। अरे अब तो पहुंच रहा होगा। जब बन के तैयार, जब बन के तैयार तो वो कितना होगा? 10। बन के तैयार तो कितना होगा? 10। सच में देखा जाए तो एनपीपी 80 होती है। हाँ, लेकिन जब 80 से नया बायोमास तैयार होता है तब भी तो लॉस होते हैं यार। और वो लॉस किस में आते हैं? मेटाबॉलिक लॉस में आते हैं। और मेटाबॉलिक लॉस बनने के बाद यहाँ पर जो रेडी, अंदर आ जाए यार, जो रेडी होता है वो 10 के बराबर होता है। अब तो पहुंचा होगा। किसी कोई दिक्कत? पक्की बात है। इसका मतलब ये जो आर आपने यहां पर लिखा है, ये आर सिर्फ रेस्पिरेशन नहीं, एमएल भी है। एमएल बोले तो मेटाबॉलिक लॉस। अब मैं जो नेक्स्ट पूछूं उसका आंसर मिल जाना जी मुझे किसी भी हालत में। T2 आ रहा है। अरे T2 जब आएगा तो वो जीपीपी खाएगा कि एनपीपी? ये एनपीपी खाएगा, क्योंकि जीपीपी उसके लिए उपलब्ध। तो उसके लिए क्या उपलब्ध 10 है? क्या उसके खाने की रेंज 0 से 10 है? अगर वो 10 का 10 खा जाए तो एनपीपी फिर 0, मतलब पूरा खा गया। अगर वो कुछ ना खाए तो फिर एनपीपी पूरा का पूरा है। खाने की रेंज 0 से 10 है। क्या 10 थ्योरी में खाता है? हाँ, मैक्सिमम तो 10 खाया खिलाया था उस दिन हमने। 10 का 10 ही भिजवा दिया था टीटू के पास। लेकिन आज मामला प्रैक्टिकल चल रहा है। क्या हर बार वो 10 खाता है? अरे वो 5, 6, 7 ऐसे खाता है बेटा। आज मैं 7 भिजवा दूं क्या टीटू के पास? सब बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है साथ में? चलो आज 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 ठीक। बेटा ये 1.5 और पौने का नहीं, हम मामला थोड़ा पूरा रखते हैं बेटा। ये देखो अब 1.25 पे आ गया है। बेटा ये 1.25 और 1.5 मत किया कर, जो करे पूरा किया कर।
आजा टीटू, टीटू आया बेटा। और जब टीटू आएगा तो जीपीपी से खाएगा कि एनपीपी से? ले जा तू 7 किलो कैलोरी तू ले जा। और जो 7 टीटू के पास पहली बार पहुंचा वो टीटू का जीएसपी है। जीएसपी बोले तो ग्रोथ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी क्यों कहा? क्योंकि कंज्यूमर लेवल पे चले गए रे यार। टीटू तुम भी खर्चा करोगे क्या? कर लो, करो, तुम भी खर्चा करो। और इसके खर्चा करने के बाद जो बचेगा वो एनएसपी होगा, नेट सेकेंडरी। अरे समझ रहे हैं क्या आप? अच्छा जल्दी मुझे बताओ, जीपीपी कितना? रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक लॉस कितना? रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक है 90। अरे यार, जीपीपी कितना? रेस्पिरेटरी एमएल कितना? 90। एनपीपी कितना? क्या ये 10 आगे वाले के लिए उपलब्ध है? अगर इस 10 में से 7 आगे वाला ले गया तो क्या 3 यहीं बचा है? जो 3 यहां पर बचा है वो यहां का एनसीपी है। शब्द में कम्युनिटी है लेकिन स्टोरेज प्रोड्यूसर लेवल पर है। एनसीपी क्या होता है मैं थोड़ा बोल रहा हूं बोलचाल के शब्दों में। एक बार पहुंच जाए, एक बार में पहुंचना चाहिए सब बच्चों के पास। सारे खर्चे करने के बाद, सबको खिलाने के बाद फाइनली जो प्रोड्यूसर ने बचा लिया वो एनसीपी। सारे खर्चे करने के बाद, कंज्यूमर को खिलाने के बाद अब जो फाइनली बच गया वो एनसीपी। दो डेफिनेशन बोलूंगा मैं। पहला, एनसीपी की डेफिनेशन बोली जा रही है, अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड एट प्रोड्यूसर लेवल आफ्टर हेटरोट्रॉपिक कंजप्शन। दूसरी डेफिनेशन, amount of stored food at producer level that is not used by heterotroph। अरे जितना खाना था उतना खा गया, जो नहीं खाया उसी को एनसीपी कहते हैं। पहुंचा कि नहीं? पहुंच पा रहा है? गजब बेटा। तो जल्दी जल्दी मुझे बताते चलो फिर। यूनिट टाइम, यूनिट एरिया का टोटल फोटोसिंथेसिस। बस जीपीपी एनपीपी बोलो क्या है? क्या है? आफ्टर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक लॉस, आफ्टर हेटरोट्रॉपिक कंजप्शन। तो पहली बार हेटरोट्रॉप के पास पहुंचा जीएसपी, आफ्टर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक लॉस एनएसपी। अरे यार सोचना क्यों पड़ रहा है आपको यार? दोबारा बताओ, यूनिट टाइम, यूनिट एरिया का टोटल फोटोसिंथेसिस, आफ्टर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक लॉस, आफ्टर हेटरोट्रॉपिक कंजप्शन। जो हेटरोट्रॉप के पास पहली बार पहुंचा, आफ्टर रेस्पिरेटरी लॉस। बेटा मान लीजिए हमारे पास एक इस तरह का प्रोड्यूसर है, इस तरह का प्लांट है जिसके पास 2 ही पत्तियां हैं। कितनी पत्तियां? यूनिट टाइम, यूनिट एरिया का टोटल फोटोसिंथेसिस हुआ जीपीपी, आफ्टर रेस्पिरेटरी लॉस एनपीपी। नया बायोमास जीपीपी से बनता है कि एनपीपी से? मैंने दोनों पत्तियों पे एनपीपी लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे एक कंज्यूमर आया, एक पत्ती खा के चला गया, जो बचा हुआ एनपीपी है क्या वो है एनसीपी है? इस बात से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एनसीपी कहीं से आता नहीं है, जो बच जाता है एनपीपी वही एनसीपी कहलाता है। बेटा आज आपने एक ट्री को देखा, देखा, देख लिया, और देखकर आपने आज की तारीख में उसके बायोमास का अंदाजा लगा लिया। आज की तारीख में आपने उसके बायोमास का अंदाजा लगा लिया, जो भी 31/12 जो भी है। अब ठीक 1 साल तक मत देखना बेटा, बीच में बहुत काम है यार, एग्जाम भी आ रहा है, पढ़ाई भी है, नहीं देखना बेटा। 1 साल बाद दोबारा आप वहां पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि यार ये तो बड़ा हो गया। बेटा ये ट्री पे ट्री नहीं है, ये वही ट्री है जो बड़ा हो गया।
इसका मतलब ये हुआ कि ये वो बायोमास है, ये देखो ये वो बायोमास है जिस साल आपने उसको नहीं देखा, जो आपके पीछे से बड़ा है, वही बायोमास है बेटा। जल्दी से मुझे बताओ, अरे ट्री है बेटा, जल्दी से मुझे बताइए, ये जीपीपी है, एनपीपी है कि एनसीपी है? अरे बोलो रे, बोलो रे। गजब यार, इसका मतलब जब आपने उसे नहीं देखा तो आपके पीछे से बहुत खर्चे हुए हैं, बहुत सारों ने उसे खाया भी है। अब हर भी और मानेगा क्या, वो तो खाएगा यार। अब आपके सामने वो है जो बचा खुचा है, और जो फाइनली बच जाता है वही तो एनसीपी कहलाता है। नहीं पहुंच पा रहा क्या बेटा? बट आगे बेटा, अगर ये बालक ज्यादा भावुक हुआ इन बातों से यार। चलिए खैर, यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि एनसीपी इक्वल्स टू एनपीपी माइनस एच आर। एच आर का मीनिंग हेट्रोट्रॉफ होता है बेटा। यहां पर सब अच्छे ध्यान दे ले, आप चाहें तो एच आर की जगह जीएसपी लिख सकते थे, कोई दिक्कत? तो जीपीपी क्या, एनपीपी क्या, एनसीपी क्या, जीएसपी क्या, एनएसपी क्या, ये सब क्लियर हो पा रहा है तुरंत बेटा? टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एरिया को कंपेयर करते हैं तो टेरेस्ट्रियल एरिया की मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पास होती है। एक्वेटिक एरिया की मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कोरल रीफ के पास होती है। क्या बच्चों आप कोरल रीफ जानते हो? रॉक ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है ना, वही है बेटा। दोनों में वेटेज देना पड़े तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आगे निकलेगा, बातें नहीं बिल्कुल। यहां ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लगभग बराबर क्या मैं एस्चुरीज को रख दूं? क्या लगभग बराबर में मैंग्रोव वेटलैंड को रख दूं? रखना पड़ेगा क्योंकि ये वेटलैंड है, ओ सॉरी ये इकोटोन है, और इकोटोन अगर है तो डाइवर्सिटी ज्यादा है, तो यहाँ की प्रोडक्टिविटी भी। तीनों में अगर वेटेज देना पड़े तो सबसे ज्यादा किसको दोगे? रेन फॉरेस्ट को बेटा। इसके बाद में डेसिडुअस फॉरेस्ट की बारी आती है। इसके बाद में कॉनिफर्स की बारी आती है। इसके बाद में टुंड्रा और डेजर्ट्स आते हैं। टुंड्रा और डेजर्ट हमारी अर्थ के लीस्ट प्रोडक्टिव एरिया माने जाते हैं बेटा। यहां कोरल रीफ के बाद में झील की बारी आती है। झील के बाद में रिवर की बारी आती है। क्या आप जानते हैं कि रिवर झील से बड़ी होती है लेकिन फिर भी प्रोडक्टिविटी कम है? क्योंकि क्योंकि रिवर बहता पानी है, झील रुका पानी है। अरे बहते पानी में वो ढंग से नहीं उग पाता प्रोड्यूसर बेटा। अगर ऐसा है तो प्रोडक्टिविटी कम होती है। यहां उसके बाद में जहां लाइट ही नहीं है, डीप लेक और ओशियन यहां पर आएंगे। बच्चों प्यारे बेटा, क्या एक्वेटिक एरिया की प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल एरिया से कम होती है? इस बात को क्या मैंने पहले कहा था आपसे? क्या 3 कारण बोले थे मैंने आपसे? बायोमास कम, क्लोरोफिल कंटेंट कम, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कम, बोला था बेटा। आज 3 बातें और बोलूंगा। पहली बात, लाइट लिमिटिंग फैक्टर होती है एक्वेटिक में, पूरी गहराई तक नहीं जा पाती। लेक में फास्फोरस डेफिशिएंसी होती है बेटा, क्योंकि फास्फोरस, और लेक की बात करूं तो लेक डीप होती है, फास्फोरस डेंस होता है। ये डीडी याद रहेगा क्या? लेक डीप होती है,
फॉस्फोरस डेंस होता है, डीडी समझ में आ रहा है, लेग डीप होती है, फॉस्फोरस डेंस होता, नीचे रहता है, ऊपर आ ही नहीं पाता रे यार, फाइटोप्लैंक्टन तक पहुंच ही नहीं पाता। अगर ऐसा है तो फॉस्फोरस डेफिशिएंसी रहती है। क्या आप जानते हैं कि ओशियन में नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है? क्यों बेटा क्यों? हा, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स एब्सेंट है बेटा। ये चर्चा हो चुकी है आपके और मेरे बीच में। तो अब तो आपके पास टोटल 6 कारण हो गए, जिनको देखकर आप कह सकते हो कि एक्वेटिक एरिया की प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल एरिया से कम होती है। अब आप टोटल 6 कारण बता सकते हो बेटा, जिसमें कि 3 तो पहले बोले थे, बायोमास कम, क्लोरोफिल कंटेंट कम, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कम, आज कहो लाइट लिमिटिंग फैक्टर लैक पी और ओशन एन डेफिशिएंट होते हैं। आपके एनसीईआरटी भी आपको यही लिख रही है कि ओशन का एरिया भले ही बहुत ज्यादा हो लेकिन प्रोडक्टिविटी कम होती है। एनसीईआरटी कह रही है कि एक्वेटिक एरिया की प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल से कम होती है। क्यों? आप अपने टीचर से डिस्कस करो, आज आप वही कर रहे हैं बेटा। यहां पर ध्यान रखेंगे, ये पत्ता पलट दूं क्या? अगर आप क्रॉपलैंड्स में चले जाते हैं बेटा, तो सबसे बढ़िया और जो प्रोडक्टिव क्रॉप है वो 2 ही मानी जाती है, शुगर केन और राइस। शुगर केन और राइस में शुगर केन ज्यादा प्रोडक्टिव है क्योंकि C4 प्लांट है। C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी C3 प्लांट से। बेटा जब हम सक्सेशन पढ़ रहे थे तो एक बात मैंने वहां आपको छुड़वा दी थी। मैंने कहा था कि जब सक्सेशन आगे जाएगा तो एनसीपी में कमी आएगी। आज तो आप एनसीपी समझ चुके हैं, आज तो आपको यह समझना बहुत आसान हो जाएगा कि एनसीपी क्यों कम होती है। आओ इसे 2 तरीके से समझाता हूं। पहला तरीका, जिस एरिया में सक्सेशन चल रहा है, ये बात मैंने पहले भी बोली थी, जिस एरिया में सक्सेशन चल रहा है वहां एक टाइम के बाद जब प्लांट्स पूरी तरह से भर जाते हैं, पूरी तरह से भर जाते हैं, तो प्लांट का नंबर बढ़ना ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन एनिमल तो बढ़ता है। अरे एनिमल अगर बढ़ रहा है तो वो बायोमास बढ़ रहा है जो नॉन फोटोसिंथेटिक है। खाने वाले बढ़ जाएंगे तो एनसीपी कम हो जाएगी क्योंकि बचत में कमी आ जाएगी। आज तो पहुंच गया होगा बेटा। देखते हैं कितने बच्चे उधर से वहां से लिंक बना पाते हैं। P/B लो हो जाता है, फोटोसिंथेसिस बाय बायोमास, क्योंकि एक टाइम के बाद प्लांट के कंपैरिजन में एनिमल ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो P/B में कमी आ जाती है। क्रॉपलैंड खेत, फार्मलैंड, शुगर केन गन्ने का खेत, चावल का खेत है, जहां फार्मिंग होगी वो क्रॉपलैंड है। दूसरा तरीका, ऐसे भी कह दो, इधर बेटा ऐसे भी कहो, ये रहा सेरल और ये रहा क्लाइमैक्स। कम्युनिटी होती है ना, पहले मैं दोनों का जीपीपी लिखूंगा, फिर माइनस करूंगा, ये माइनस है, आर, जीपीपी से आर गया तो क्या बचा, उसमें से एच आर भी गया तो क्या बचा, एनसीपी। लिख दूं फिर मैं? मान लीजिए यहां का जीपीपी 100 है, तो यहां का जीपीपी 100 ही लिखूं कि ज्यादा? क्योंकि डाइवर्सिटी ज्यादा है, अब तो डबल करना पड़ेगा, 200 लिख दिया। मुन्ना हल्का जोर लगाना बेटा इधर। यहां से आर और एच आर का लॉस मान लीजिए 50 किलो कैलोरी है, तो यहां पर मैं डबल ही करूं कि डबल से ज्यादा? क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद एनिमल ज्यादा बढ़ता है, तो मैंने ज्यादा भी नहीं 110 ही कर दिया रे। यहां पर बचत आ रही है 50 किलो कैलोरी की,
और यहां पर बचत आ रही है 90 किलो कैलोरी की। एनसीपी बढ़ रहा है लेकिन कम हो रहा है। एनसीपी बढ़ रहा है लेकिन कम हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 100 में से 50 तो होता है 50%, और 200 में से 90 45% होता है। अरे कहो रे बेटा, परसेंटेज में कमी आ गई। बेटा कमाते पहले भी थे, कमाते अब भी है। मैं इकोसिस्टम की बोल रहा हूं, लेकिन खर्चा करने वाले बढ़ गए बेटा, खर्चा करने वाले बढ़ गए। अरे बचता तो पहले से ज्यादा है, बचता पहले से, लेकिन जितना टोटल आता है उसमें से जो बचता है उसकी परसेंटेज कम हो गई बेटा। उसी परसेंटेज को क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि खर्चा करने वाले बढ़ गए हैं बेटा, तो इसलिए वहां पर अब परसेंटेज में कमी आ जाती है बेटा। और परसेंटेज में कमी अगर आ रही है तो उस केस में समझ जाइए अब यहां बचत परसेंट में कम हो जाती है। उसको कहते हैं एनसीपी का कम होना। प्रोडक्टिविटी लगभग नहीं रही, थोड़ा सा बचता है। और थोड़ा सा क्या बचता है वो भी जान ही लो। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि बायोस्फीयर का टोटल प्रोडक्शन 170 बिलियन टन है। 170 बिलियन टन, 170। उसमें से बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के अंदर बहुत गजब, ओशन का एरिया भले ही ज्यादा हो, लेकिन आउट ऑफ 170 55 बिलियन टन है। रिमेनिंग 115 बिलियन टन। क्या आप में से कोई बालक जल्दी मुझे बताएगा कि 170 का 55 कितना परसेंट? 32% होता है बेटा। कभी अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखा आ जाए तो सही मानना है कि टोटल बायोस्फीयर का ओशियन प्रोडक्टिविटी 32% है। 32%। अगर ऐसा है तो सही होगा। ये एनसीईआरटी का डेटा है, और मैं आप बच्चों को कह देता हूं एनसीईआरटी ने जो भी लिखा एनपीपी के लिए लिखा, क्योंकि दिखता तो एनपीपी है बायोमास में। तो इस तरह से प्रोडक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई। आओ अब एबायोटिक फैक्टर को समझते हैं और लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर को पढ़ते हैं। सॉइल को पढ़ते समय एक और फंक्शन आ जाएगा, डिकम्पोजिशन। लेकिन प्रोडक्टिविटी आप जानते हैं आपके एनसीईआरटी के पत्ता 2 4 3 पे है, तो वहां से आप पढ़ लेंगे बेटा इसको आज। प्रोडक्टिविटी पत्ता 2 4 3 पे है एनसीईआरटी में। 2 4 2 से शुरू हो रहा है नीचे से, और पूरा तो लिखा 2 4 3 पे ही है। उसके नीचे डिकम्पोजिशन की शुरुआत हो रही है, जिसको मैं सोइल में पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं लाइट की चर्चा आपसे करूंगा बेटा, ठीक है? लाइट पत्ता 2 2 2 पे है। 222 एबायोटिक फैक्टर्स। पहला फैक्टर आता है ए, लाइट। आप तो बहुत अच्छे से जानते हो रे बेटा, लाइट सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है प्रोडक्टिविटी को, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। लेकिन हमारी अर्थ के कुछ एरिया ऐसे हैं, वैसे तो हम जानते हैं कि लाइट एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है यार, स्रोत, लेकिन ओनली स्रोत नहीं है। हमारी अर्थ पे कुछ ऐसे भी एरिया हैं जहां लाइट नहीं पहुंच पाती, तो वहां एनर्जी की कुछ और सोर्स है, जैसे डीप ओशन। आइए आप गहराई में आइए। अब लाइट आना बंद हो गई, लेकिन थोड़ा नीचे और चलो, अरे यार
डरो डरो नहीं बेटा, जैसे ही थोड़ा नीचे चलेंगे तो अब पानी में गर्मी बढ़ रही है, पानी गरम गरम हो रहा है बेटा। यहाँ ये गर्मी अर्थ की हीट की वजह से आई है। अरे जब लावा आता है तो एक साथ बल्क बाहर आ जाता है, वॉल्केनिक लावा। लेकिन यहाँ तो स्लोली अर्थ की हीट निकल के बाहर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने नीचे की तरफ गर्म पानी के फव्वारे चला दिए हो, गर्म पानी की फव्वारे वाली अपीरेंस आती है। और इस तरह की जो वेंट लाइक अपीरेंस है, इन वेंट को आप हाइड्रोथर्मल वेंट कहते हो। कौन से वेंट? इन्हें जियोथर्मल वेंट भी कहा जाता है। जियोथर्मल कहने से बात ज्यादा समझ में आती है, क्योंकि ये जियो का ही थर्मल है। ये अर्थ की ही हीट है बेटा, जो निकल के बाहर आ रही है। और यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा हो रहा है। इतने भयंकर टेम्परेचर को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन वो रह लेता है। आर्की बैक्टीरिया, जिसे आप कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के नाम से भी पुकारेंगे, ये रह पाता है क्योंकि इसके पास कॉम्प्लेक्स सेल वॉल और कॉम्प्लेक्स सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि इसके पास मां है बेटा। कॉम्प्लेक्स आउटर कवरिंग है, कॉम्प्लेक्स सेल वॉल, कॉम्प्लेक्स सेल मेम्ब्रेन इसके पास है। अगर ऐसा है तो ये भयंकर टेम्परेचर भी झेल पाता है। ये यहां इसी हीट एनर्जी से H2S का ब्रेक डाउन करता है, H2S का ब्रेक डाउन करता है और अपनी एनर्जी लेता है। बताइए, क्या हमारी अर्थ पे लाइट एनर्जी का ओनली सोर्स है? एनर्जी का सोर्स कुछ और भी है। वो क्या है बेटा? अरे यार, हाइड्रोथर्मल वेंट। तभी तो एनसीईआरटी पत्ता 2, 4, 5 पे सबसे ऊपर वाली लाइन में लिख चुकी है, एक्सेप्ट हाइड्रोथर्मल वेंट। 2, 4, 5 पे बेटा नहीं नहीं पहुंचा के बेटा। देखो एनसीईआरटी एक जगह नहीं लिखती चीजों को यार, बिखेर बिखेर के लिखती है, लेकिन उसे समेटने का काम अपना है। और सबने अगर ढंग से समेट लिया ना बेटा, मजा आ जाएगा। एल्गी, आप जानते ही हो कि एल्गी 3 तरह की होती है। ये ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी है। सरफेस पे मिलने वाली एल्गी ग्रीन। हाँ जी, मैं 5th पे 505। ग्रीन, ब्राउन और रेड। ये तो यार मतलब सारे बालक ऐसे हो रहे हैं जैसे कि ससुराल में आए हैं। हाँ, बिल्कुल दामाद वाली फीलिंग जो इनको आ रही है। क्या आने दो, खातिरदारी में कमी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो आपकी बिटिया को यहीं छोड़ जाएंगे। हाँ? ये वाली फीलिंग है यार। हाँ, तो ये देखो, आप समोसा आने दो, चाय बिस्किट आने दो। हाँ, ये देखो पैटीज, अरे यार बहुत गजब। ये तो ग्रीन, ब्राउन, रेड एल के बेटा, बहुत बढ़िया है। ये देखो आप, कौवा बिरयानी आएगी। हाँ, 5 रुपए प्लेट खा चुके बताए आप लोग। हाँ, उस लायक बनो बेटा। बेटा वही कोशिश चल करा रहे हैं हम, अब आप देखो बनना पड़ेगा आपको, मेहनत आपकी है।
आय हाय, ये छोरा प्रैक्टिस करता है रोज घर पे यार, कि आखिर बोलना क्या क्या है। हाँ, ये अभी से चालू कर दी इसने यार ये बात है। इसके पिताजी को आज ही इन्फॉर्म कर देता हूं मैं कि बालक तैयार है। तो बताइए, ग्रीन ब्राउन और रेड, चर्चा को आगे बढ़ाए। ग्रीन ब्राउन और रेड में सबसे नीचे रहने वाली एल्गी रेड एल्गी है बेटा। रेड एल्गी क्या डीप सी में रहती है? सर को आने दीजिए। यस सर। बस जल्दी फ्री करना, थैंक्स। बेटा बहुत टाइम कम है बेटा, जल्दी। ग्रीन ब्राउन रेड। हाँ, लास्ट क्लास नहीं है आपकी। अब आपकी जो फन एक्टिविटी है वो इसी क्लास के बाद चालू हो जाएगी। उसके बाद फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। हाँ, नहीं नहीं, अब कर लेगा बेटा, कर लेगा। पहले अपन लाइट पूरा पढ़ ले बेटा। अरे आपने डाइवर्सिटी पढ़ ली है। रेड एल्गी के पिगमेंट बताओ। बहुत गजब। क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल डी होता है, और फाइको फाइको साइनिन, फाइको इरिथ्रीन दोनों होते हैं। फाइकोबिलीन्स कहते हैं इन्हें। फाइकोरिथ्रीन की प्रेजेंस की वजह से रेड एल्गी डीप सी में मिलती है, क्योंकि फाइकोरिथ्रीन ब्लू लाइट से फोटोसिंथेसिस जानता है, और ब्लू लाइट लैम्डा कम, पेनिट्रेशन ज्यादा है, तो नीचे जाकर ये फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट से करती है? कलर है, तो रेड को तो रिफ्लेक्ट कर देगी। रंग वो दिखता है जो रिफ्लेक्ट होता है, रंग तो वही दिखता है भाई, है ना बेटा? आ जाओ, आना पड़ेगा। ये रही हमारी अर्थ, ये रहा हमारा एटमॉस्फेयर। सन से जब लाइट हमारी अर्थ सरफेस की तरफ आती है, ठंड रखो लाला, ठंड रखो। सन से जब लाइट हमारी अर्थ सरफेस की तरफ आती है, तो बिफोर एंटरिंग द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले हर एक सनरे के पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसे सोलर कांस्टेंट के नाम से पुकारते हैं। कौन सा कांस्टेंट? एटमॉस्फेयर में आने से पहले हर एक सनरे के पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वही सोलर कांस्टेंट है बेला। यहां याद रखना, बिफोर एंटरिंग द एटमॉस्फेयर ईच सनरे कैरी अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, वही सोलर कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है। यूनिट टाइम, यूनिट एरिया, कितनी एनर्जी, वही क्या कहलाता है? सोलर कांस्टेंट। हीट पढ़ा दी क्या आपको फिजिक्स में? वहां दोबारा सर इसको बताएंगे, आज तो मैं बायोलॉजी के हिसाब से बोल रहा हूं।
ठीक बात। जब अर्थ सरफेस पे आती है तो क्या सरफेस से टकरा टकरा कर रिफ्लेक्ट भी होती है? सरफेस कितना रिफ्लेक्ट कर दिया, वो सरफेस एल्बिडो वैल्यू कहलाता है। ये आपको दोबारा सुनना पड़ेगा बेटा यार, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। सरफेस ने कितना रिफ्लेक्ट कर दिया, वो सरफेस का एल्बिडो वैल्यू कहलाता है। हाँ, ब्लैक बॉडी का एल्बिडो लगभग 0 ही होता है, समझ, सारा ही एब्जॉर्ब कर लेता है। व्हाइट कलर मैक्सिमम रिफ्लेक्ट करता है तो उसका एल्बिडो लो या हाई होता है। मैं लिख देता हूं, एबिलिटी ऑफ सरफेस टू रिफ्लेक्ट द रेडिएशन। हाँ, लेकिन आपको पढ़ना है। स्नो का एल्बिडो 80%, डेजर्ट का एल्बिडो 20 से 30%, फॉरेस्ट का एल्बिडो 5 से 10। फॉरेस्ट का कम इसलिए क्योंकि ट्रीज ने एब्जॉर्ब कर लिया है। हाँ, अगर आप ऐसा कह दो तो गलत नहीं है। हाई एल्बिडो लो टेम्परेचर, लेकिन ये बात वहीं लगाना जहां दो सरफेस जिसके बीच तुलना चल रही है वो खुली हुई हो, ओपन हो, उसी पे अप्लाई करना, हर किसी पे नहीं। ये ओपन सरफेस पे ही लगता है, क्योंकि फॉरेस्ट का एल्बिडो तो इसलिए कम हुआ क्योंकि फॉरेस्ट में ट्रीज ने ढक लिया, समझ रहे आप? तो हाई एल्बिडो लो टेम्परेचर ये ओपन सरफेस पर ही एप्लीकेबल होगा। फॉरेस्ट ओपन कहाँ है, सरफेस तो ट्रीज ने ढक रखी है ना। आज की आखिरी बात सुन लेंगे इस वाले बोर्ड पर। सन से आने वाली टोटल लाइट अर्थ सरफेस पे नहीं पहुंच पाती। 1/4 एब्जॉर्ब, 1/4 रिफ्लेक्ट, हाफ ही आती है, जिसे ISR कहते हैं। बेटा अब आपको लिखना बंद करके बोर्ड पे देखना पड़ेगा थोड़ी देर। ये समझने वाला मामला है, NCERT का मामला है। अभी सारे पत्ते आ जाएंगे, इधर देखो, पत्ता 2, 4, 5 पे भी NCERT लिख रही है, यहां भी लिख रही है, देखो इधर। आज मैं आपको सनलाइट को डिवाइड करके बता रहा हूं, टोटल सनलाइट को नहीं, ISR को। इमेज बन रही दिमाग में? मैंने टोटल को डिवाइड नहीं किया, आगे ISR को किया है। ISR को इस बेसिस पे डिवाइड किया कि ISR का वो भाग जो फोटोसिंथेसिस में काम आता है वो विजिबल लाइट कहलाता है। ISR का वो भाग जो फोटोसिंथेसिस में काम नहीं आता है वो अदर लाइट कहलाता है। ये बात पहुंची क्या? विजिबल वही है जो 400 से 700 नैनोमीटर पर है। विजिबल वही है जिसे आप बच्चे पार के नाम से पुकारते हैं। इस पार का पूरा नाम फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है। क्या कहते हो रे बेटा, सच है मामला? सही है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। जो अदर लाइट है उस अदर लाइट में यूवी भी है, कॉस्मिक भी है, एक्स-रे भी है, गामा रे भी है, इंफ्रारेड भी है और एक्सेट्रा। बेटा
ISR का लगभग 50% होता है विजिबल लाइट और 50% होता है अदर लाइट। सच में कहूं तो ये 50 से थोड़ा कम और ये 50 से थोड़ा 50-50 भी कह दो तो चलेगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, पक्की बात है? तो मेरा स्टेटमेंट सुनो, सही लगे तभी हां भरना। टोटल सनलाइट का 50% है ISR। टोटल सनलाइट का 50% है ISR। ISR का 50%, R50 पार हुआ ना बेटा? आर पार, अरे समझ रहे हो आप? टोटल सनलाइट का 50%, ISR का 50%, R50 पार हो रहा है। आर पार बेटा, ISR का केवल 1 से 5% ही फोटोसिंथेसिस में काम आता है। केवल 1 से 5% ही फोटोसिंथेसिस में काम आता है। तो पार का 2 से 10% फोटोसिंथेसिस होगा। मुन्ना प्यारे बेटा, मैंने डबल क्यों किया समझ रहे हो क्या? नहीं समझे यार? हाँ, जो नहीं समझा वो बोर्ड पे देखो। पहले एक बात तो समझ में आ गई कि जितनी ISR गिरती है, अगर 100 गिर रही है तो 1 से 5 ही फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, मतलब इतना ही। 100 किलो कैलोरी में से 1 से 5 किलो कैलोरी ही प्रोडक्शन है, बाकी सब वेस्टेज जाते हैं बेटा। ठीक है, अब आगे बढ़ो, ध्यान दो मैंने डबल क्यों किया। मान लीजिए आपके घर से हर साल नहीं, हर महीने, साल नहीं, हर महीने आपके पास 100 रुपए आते हैं। ज्यादा बता दे बेटा? उसमें से भी 10 रुपए आप अपने बेस्ट फ्रेंड को देते हैं कि यार भाई तू जमा करके रख, कभी इमरजेंसी में काम आएगा, दोनों चलेंगे। सही है? लेकिन एक बार गलती से आपके पास 50 रुपए ही पहुंचे, तो आपने अपना वादा नहीं तोड़ा, 10 तो उस तक पहुंचा ही दिए, पहुंचा ही दिए, क्योंकि आप वादे के पक्के हो। जब 100 रुपए आती है तो टोटल मनी का कितना परसेंट? 50 में से अब एक बार में पहुंच जाना चाहिए बेटा, थोड़ा खोल के बैठना बेटा। कान खोल के सुनेंगे सब बच्चे ध्यान से। चाहे ISR गिरे, चाहे पार गिरे, चाहे ISR गिरे, फोटोसिंथेसिस तो उतना ही होगा जितना होना है। हाँ, क्योंकि ISR गिरती है तब भी यूज पार ही होती है। क्या अदर लाइट से फोटोसिंथेसिस हो जाता है? चाहे ISR गिरे, फोटोसिंथेसिस तो उतना ही होगा जितना होना है। लेकिन ISR से देखते हैं तो 100 से देखते हैं, पार से देखते हैं तो 50 से देखते हैं, इसलिए डबल करते हैं। अब तो पहुंच गया होगा। तो अमाउंट अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस ISR और पार को देखूं तो कहां ज्यादा? बराबर। लेकिन परसेंटेज कहां ज्यादा? पार। बाकी की लाइट हमारे काम की नहीं है, लेकिन यूवी आगे चल के भी हमें पढ़ना है, तो यहीं पर इसकी चर्चा हो जाए। 100 से 400 नैनोमीटर का लैम्डा होता है यूवी, और आज इस यूवी को मैं यहाँ 3 तरह से डिवाइड कर रहा हूं बेटा। वो एरो इधर आ रहा है बेटा, हल्का सा पढ़ लेते हैं यार। ये वो एरो इधर आ गया। आज यूवी को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यूवी सी, यूवी बी, यूवी ए। ठीक बात है। 100 से 280 एंड 280 से 320, 320 से 400,
अरे लैम्डा समझ में आ रहा है? सबसे कम लैम्डा किसका है, बी या सी? सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे घातक यूवी, किसी पे गिर जाए तो किसी काम का ना रहे, लेकिन इसे नीचे नहीं आने दिया जाता, इसे बीच में ही रोक लिया जाता है। और इसे बीच में कौन रोकता है ये आप सब जानते हैं। इसे बीच में कौन रोकता है ये बेटा समझ जाइए। यहां बीच में रोकने के लिए ये देखिए, ये रही हमारी अर्थ, और यहां पर ये देखें आप, ये रहा हमारा ट्रोपोस्फीयर, ये रहा हमारा स्ट्रेटोस्फीयर। जे ट्रोपो है और जे स्ट्रेटो है। बेटा यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर में ये देखो, ये रही ओजोन। ओजोन के मॉलिक्यूल लगातार टूटते भी रहते हैं और बनते भी रहते हैं। टूटने और बनने में एनर्जी चाहिए। एनर्जी पहले उसकी यूज होती है जिसके पास ज्यादा होती है। ए बी सी में किसके पास ज्यादा है? एनर्जी में अगर एनर्जी यूज हो जाएगी तो एनर्जी में कमी लैम्डा बढ़ा देती है। जब वहां से क्रॉस करती है तो कहो सी सी ना रही, सी सी ना रही, अरे वो बी और ए की रेंज में आ जाती है। सी सी ना रहे तो क्या सी की रेंज में हमारी अर्थ पे पहुंच पाएगी? हाँ, अगर आएगी तो किस रेंज में आएगी? बी की रेंज में आएगी तो नुकसान तो करेगी ना बेटा। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नुकसान करती है, और होने वाला नुकसान म्यूटेशन क्रिएट कर देती है, स्किन कैंसर कोज कर देती है, जिसे मेलानोमा के नाम से पुकारते हैं। ये स्नो ब्लाइंडनेस कैटरैक्ट कर देती है। ये कॉर्निया की स्वेलिंग होती है बेटा, मोतियाबिंद कैटरैक्ट। साथ के साथ जीरोडर्मा पिगमेंटोसम क्रिएट कर रही है। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, हाँ जी 505। बस अभी क्लास छोड़ूंगा मैं, 2 मिनट और है। हाँ 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 ठीक है बात। तो यहां पर क्या है, चटनी मंगवानी है क्या? तो जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, इसमें सिम्टम तो घने आते हैं, लेकिन एक सिम्टम ये भी आता है कि जब डर्मा पर पिगमेंट हो जाता है जीरो, कहलाता है जीरो डर्मा। स्किन पर व्हाइट व्हाइट कलर की स्पॉट बन जाते हैं। डर्मा पे पिगमेंट जीरो, वही है जीरो डर्मा पिगमेंटोसा। आज के लिए इतना ही ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर दे जाओगे क्या मुझे? अगर आप आंसर बता दोगे तो फंडे शुरू हो जाएगा। बताइए T3 पर कितनी एनर्जी है? क्वेश्चन सॉल्व कीजिए लेकिन साथ में सुनते रहिए। फंडे को आराम से सेलिब्रेट करना है, मस्ती करनी है, लेकिन तरीके से बेटा। ऐसी कुछ घटना नहीं घटित हो जाए कि फंडे गलत हो जाए। हाँ बेटा अब सुनेंगे। मुझे बताओ ISR से कितना आता है? 125। तो सन से PP 1% मानना है ना बेटा? मिनिमम लेके चलना है, क्योंकि मैक्सिमम तो रेयर होता है। उसके बाद में 10 10 10%। एग्री हो? तो यहाँ 6 है ना टोटल, तो देखो यहाँ पहुंचते ही 4 हो जाएगी, यहाँ पहुंचते ही 3 हो जाएगी, यहाँ 2 रह जाएगी और यहाँ 1 रह जाएगी। आंसर कैसे करना है समझ पा रहे? वैसे एक बात है बेटा, ये देखो आप, ये है फंड है आज।
यही तो बात है यार, क्या करें, बच्चे समझते नहीं यार। तरीके से चीजें होना तो किसी को भी बुरा नहीं लगता। आज सुबह भी यही हालत हुई यार। पता नहीं, वो तो मुझे नहीं है क्या कहा, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि बच्चे ज्यादा हुड़दंग मचा रहे थे। तो एक बात ध्यान रखो, अब यही करना पड़ेगा बेटा, एक दो एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, एक दो को बस। क्योंकि सारे टीचर्स यही कह रहे हैं कि यार अपन पढ़ाने आए हैं कि मनोरंजन क्लास चलाने आए हैं, ये होता है। तो वैसे बेटा एक बात है, लाइट आ रही कि नहीं, इससे दिन और रात डिसाइड हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। लाइट आ रही है तो दिन है, नहीं तो इससे ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी पे फर्क पड़ता है। क्योंकि कुछ दिन में खाने के लिए निकलते हैं तो कुछ रात को निकलते हैं, जिन्हें आप नॉकटर्नल डायर्नल कहते हो ना। अगर लाइट आ रही है तो उसकी क्वालिटी और उसका ड्यूरेशन भी मैटर करता है। 12 घंटे से ज्यादा की है तो समर टाइम होगा, 12 घंटे से कम की है तो विंटर होगा। सीजनल ब्रीडिंग पे फर्क पड़ जाता है, फोटो पीरियड पे फर्क पड़ जाता है, लॉन्ग डे शॉर्ट डे, माइग्रेशन पे फर्क पड़ जाता है। ये बातें मैं नहीं कह रहा, आपके एनसीईआरटी कह रही है, पता 222। एक बार पहुंचो देखिए 222 पे। दो 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 दो, 3 बार दो बेटा। काउंट करके 10वीं लाइन में पहुंचो, ऊपर से लाइट में, लाइट में काउंट कर, पत्ते में नहीं। एक शब्द मिलेगा क्यूज, CUES, क्लू। क्लू, क्यूज का मतलब क्लू, हिंट, संकेत, इंडिकेशन। क्लू ही कर लो, और करो मत तो लिख लो यार, क्यूज को क्लू कहते हैं। वहां एग्जाम में तो क्यूज ही लिखा आएगा, वहां भी क्लू कर देना। तो चलिए, आज लाइट भी कंप्लीट और अब टेम्परेचर पे चर्चा होगी, और अब आपकी फन एक्टिविटी की शुरुआत करेंगे हम। क्लास को एंड कर देता हूं मैं। बिल्कुल बेटा, आपको भी न्यू ईयर की बहुत शुभकामनाएं।